गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज शिवम कश्यप। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी ने आई गेस इनविटेशन को भी देखा होगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि क्यों इंग्लिश जरूरी है। तो दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली अगर हम बात करें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। ठीक है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी दोस्तों इंग्लिश का रिक्वायरमेंट उतना ही है जितना कि किसी अदर इंडस्ट्री में है। तो आगे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बॉर्डर्स बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं, यानी कि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए। नर्सिंग में दोस्तों ये और भी ज्यादा होता है, जहां पर नर्सेस कहीं ना कहीं ड्रीम करते हैं कि वो बाहर जाकर जॉब करें, चाहे वो यूएस में हो, यूके में हो, या फिर वो पास में दुबई में हो या यूएई में ही क्यों ना हो। तो जैसे कि दोस्तों बॉर्डर्स एक्सेसिबल हो गए हैं, वैसे ही इंग्लिश की जो नॉलेज है वो भी आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और ऐसे में जरूरी है कि हमें अपनी टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ इंग्लिश की नॉलेज भी हो, जिससे कि वहां पर जाकर हम कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में आप बात करो, यहाँ पर इंग्लिश आपको जरूरी पड़ती ही पड़ती है। साइंटिफिक फील्ड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइंटिफिक फील्ड में चाहे आप बात करो दोस्तों मेडिकल साइंस के बारे में, या फिर आप बात करो हेल्थ केयर के बारे में, इंग्लिश यहाँ पर नेसेसरी है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आगे दोस्तों सवाल उठता है इंग्लिश सीखने की हमें जरूरत क्यों है। तो हम सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो कल्चर है और हमारा जो मदर टंग है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। कल्चर की अगर हम बात करें तो इंडिया में दोस्तों बहुत सारे कल्चर्स हैं। आई गेस आप सभी डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं और आप सभी प्राउड होंगे अपने कल्चर के ऊपर। ऐसे में सवाल उठता है कि हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है, जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं, हम औरों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रीजन में रह रहे लोगों से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में जाना, अगर आप दूसरे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब इसके और भी कई सारे कारण हैं। क्या क्या कारण है इंग्लिश सीखने के, या हमें क्यों जरूरी है इंग्लिश को सीखना, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो इंग्लिश सीखने की हमें जरूरत क्यों है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप नए लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करते हैं, आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, या आपके जो तौर तरीके हैं उसको नहीं समझ पाते हैं, तो आप नए लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे याद रखिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको जॉब में जरूरत है, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, आपको साउथ में जाना पड़ता है, या आपको कहीं और स्टेट में जाना पड़ता है जहां पर इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज है या बहुत ज्यादा बोली जाती है, तो वहां पर आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बिजनेस, अब बिजनेस लैंग्वेज भी हमें यहाँ पर जरूरी होता है। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप में से बहुत सारे लोग हैं अपना खुद का क्लिनिक शुरू करना चाहते हो, या अपना खुद का कुछ स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आप ट्रैवल करना चाहते हो, आपको ट्रैवल करने का शौक हो, आपने मान लीजिए पूरे साल छुट्टी नहीं ली और आपको यहाँ पर 15 दिन का छुट्टी मिल गया है हॉस्पिटल से या क्लिनिक से या जहां पर भी आप जॉब करते हैं। आपने सोचा चलो प्लान करते हैं कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां पर जो है बीच हो या हिल्स हो। ठीक है, अब मान लीजिए वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, तो फिर क्या होगा, आपके सामने कई सारे चैलेंजेस आएंगे। तो ट्रैवल अगर एक्सपीरियंस भी आप लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब चौथा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू मेक मोर मनी। अब हम सभी काम क्यों कर रहे हैं, हम सभी काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अब क्या होता है, जब पैसा एक टाइम पर आकर रुक जाता है या एक सर्टेन लिमिट पर आकर रुक जाता है, हम सभी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, डिमोटिवेटेड होने लगते हैं, या हम जॉब स्विच करने के बारे में सोचने लगते हैं कि यार यहाँ पर तो अब सैलरी बढ़ेगी नहीं, चलो कहीं और ट्राई मारते हैं। तो जब आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके बारे में डिटेल में और हम आगे बात करेंगे, अभी आप एक ओवरव्यू के तौर पे समझ सकते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से ये बात को जानते भी होंगे। ठीक है, अब एक बेटर स्टूडेंट या बेटर प्रोफेशनल होने के लिए भी जरूरत पड़ेगी। अब ये जो दो पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप एक बेटर स्टूडेंट या एक बेटर प्रोफेशनल बनोगे, स्पेशली प्रोफेशनल बनोगे, तो आप बेटर मनी भी अर्न करोगे। ठीक है, बेटर आपको कहीं ना कहीं आपके टेक्निकल स्किल्स तो बनाते ही हैं, बट आपके स्पोकन इंग्लिश, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे कंबाइन होके भी दोस्तों आपको बेटर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इंक्रीज्ड ब्रेन पावर, ठीक है, इंक्रीज्ड ब्रेन पावर आपके पास आ जाता है, बेटर तरीके से आप सोच पाते हैं। अब आप सोचोगे कि ब्रेन पावर कैसे बढ़ेगा,
तो ब्रेन पावर ऐसे बढ़ेगा कि मान लीजिए आपको सिर्फ हिंदी में सोचने की और हिंदी में बोलने की आदत है, या हो सकता है आप एक कुछ और भी लैंग्वेज जानते हो जो रीजनल लैंग्वेज हो, तो वहां पर आप सिर्फ हिंदी में ही सोचोगे। लेकिन क्या होता है जब आप एक से ज्यादा लैंग्वेज में सोचने लगते हो या एक से ज्यादा लैंग्वेज में बोलने लगते हो, तो आपकी जो ब्रेन पावर है वो भी बढ़ने लगती है, आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपको सोचना होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं दूसरी लैंग्वेज को सीखना होता है, और इंग्लिश से अच्छी कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती अगर आप अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई आप लोगों ने देखा होगा कि हम हॉलीवुड मूवीज नहीं देखते हैं, हॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं सुनते हैं, सीरियल्स नहीं देखते हैं, या कई ऐसी सीरीज नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में होती हैं। ठीक है, अब जैसे ही इंग्लिश का नाम आता है हमारा टेस्ट बदल जाता है और हम उस चैनल को या तो स्विच कर देते हैं या उस चैनल से हट जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी लैंग्वेज समझ में आती है, या तो हिंदी समझ में आती है, पंजाबी आती है, या जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं। तो आप जो लिटरेचर है, ठीक है, चाहे वो बुक्स के फॉर्म में हो, वो टीवी सीरियल के फॉर्म में हो, वो मूवी के फॉर्म में हो, ठीक है, या किसी भी अदर फॉर्म में हो, आप उसे इंजॉय कर पाते हैं, आप उसे समझ पाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इमिग्रेशन बेनिफिट्स आप ले पाते हैं। इमिग्रेशन बेनिफिट्स, जैसा कि हमने शुरू में बात किया, आप बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, बाहर जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप बाहर सेटल हो जाते हैं, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं लर्निंग लैंग्वेज। तो इंग्लिश को यहाँ पर हमें सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि हमें जॉब में प्रोग्रेस चाहिए, बट ओवरऑल दोस्तों आपके हर एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ये एक इम्पैक्ट डालने का उसका काम करता है, तो इंग्लिश की जरूरत आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या होगा अगर आपके पास ये स्किल्स ना हो। ठीक है, जो भी स्किल्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, दीज आर द सेम पॉइंट्स जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा, जो भी दोस्तों चीजें हैं आप उन्हें नहीं कर पाओगे, आप नए लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है, आप बिजनेस लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे, ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। अब ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसे नहीं लोगे, मान लो आपको पता ही नहीं एक सेंटेंस को कैसे बोलना है, तो आप किसी से क्या पूछोगे कि मुझे इधर जाना है, या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है या बेस्ट होटल कौन सा है। तो जब आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो एंजॉय कैसे कर पाओगे ट्रैवल एक्सपीरियंस को, राइट। या वहां के लोगों से जब आप ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक बेटर प्रोफेशनल आप नहीं बन पाओगे, ब्रेन पावर को उतना नहीं बढ़ा पाओगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उस लिटरेचर, उस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाओगे, और इमिग्रेशन बेनिफिट्स को नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो नॉलेज आपको जरूरी है वो आपके पास नहीं होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आप इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये चैलेंज सबके सामने आता है, मेरे सामने भी आया था, आप लोगों के सामने भी आता होगा, और जो ऑलरेडी सीख चुके हैं उनके सामने भी आया होगा कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो इंग्लिश को इंप्रूव करने के दोस्तों यहाँ पर 4 बेस्ट पॉसिबल तरीके होते हैं। ठीक है, 5वां तरीका अगर आप ऐड करना चाहें तो वो हो सकता है, बट जो मेन तरीके होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थ्रू सेल्फ लर्निंग, ठीक है, और इसके अलावा आप इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग ले सकते हैं, या फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 4 तरीके होते हैं। अब इन चारों के बारे में डिटेल में एक बार समझते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, और इनके आप बोल सकते हैं इनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। तो मान लीजिए अगर आप सेल्फ लर्निंग अगर आप लेते हैं तो उसके फायदे क्या हैं। तो सेल्फ लर्निंग में क्या होता है, आप अपनी खुद की स्पीड पे सीख सकते हो। मान लो आप आज आधे घंटे ही सीखना चाहते हो तो आप आधे घंटे सीख सकते हो, आप 15 मिनट सीखना चाहते हो आप 15 मिनट सीख सकते हो, या किसी दिन मन हुआ तो आपने 2 घंटे इकट्ठा पढ़ लिया, 2 घंटे इकट्ठा कुछ समझ लिया। ठीक है, वो आपके ऊपर रहता है सेल्फ लर्निंग में। उसके अलावा आप टॉपिक को एन नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। मान लो आपने कल पढ़ा एक टॉपिक को, मान लो आपने पढ़ा वुड का सेंस, वुड को कैसे यूज करना चाहिए सेंटेंस में, ठीक है, और आपको आज याद नहीं है तो आप वापस गए, आपने फिर से रिवाइज किया और आपने समझ लिया। कल को भी याद नहीं आया तो आपने फिर से रिवाइज कर लिया। तो एन नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो किसी भी चीज को सेल्फ लर्निंग में। ठीक है, आप जो भी चाहो वो सीख सकते हो। अब बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन क्या होता है सेल्फ लर्निंग में। मान लो आपका मन नहीं है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंटेंट लिस्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या है, मान लीजिए 20 से 25 टॉपिक हैं, तो आपने कहा पहला टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे इंट्रोडक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपने कहा मैं तो सीधे 11वां टॉपिक पढ़ूंगा। जो 11वां टॉपिक है वो 11वां टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कंडीशनल सेंटेंसेस हो सकते हैं, ग्रीटिंग करना हो सकता है, ठीक है, या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। तो आपने कहा मुझे सीधे 11वां टॉपिक पढ़ना है, तो ये आपके पास एक बेनिफिट होता है सेल्फ लर्निंग में। ठीक है, और उसके अलावा आप डिसाइड कर सकते हैं
कि आप जो है कितना सीखना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपके पास होता है सेल्फ लर्निंग में। अब रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, या हम कहें इसके कॉन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपको करेक्ट करने के लिए नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी चीज को गलत तरीके से रट रहे हैं, गलत तरीके से समझ रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे आ गया, लेकिन आपने वहां पर गलत चीज को समझा है, तो कोई भी आपको करेक्ट करने के लिए नहीं होता है कि नहीं सर ये गलत है, यहाँ पर आपको ये इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता है। अब सिस्टमेटिक वे बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। आप एक सिस्टम को फॉलो करें, हम हर चीज में सिस्टम को फॉलो करते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर में तो करना ही होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी छोटी सी जो गलती है वो बहुत ज्यादा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। तो सिस्टम को फॉलो करना जरूरी होता है। तो सेल्फ लर्निंग में कोई भी सिस्टमेटिक वे नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं एक टॉपिक के ऊपर। मान लीजिए एक टॉपिक ईजी था, अगर आपको कोई वो समझाता, आप 15 मिनट में समझ जाते, 20 मिनट में समझ जाते, या हो सकता है एक दिन में समझ जाते, लेकिन खुद से आप उसे बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि कोई मेथड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो आप जितना समय देना चाहिए था एक पर्टिकुलर टॉपिक को, आप उससे ज्यादा दे देते हो। उसके चलते क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता रहता है और आपको लगता है कि मैं सीख नहीं पा रहा हूं, और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या है, इंटरेक्शन नहीं होता है। अब सबसे बड़ी गलती दोस्तों जो हम इंग्लिश सीखने में वो करते हैं, वो ये करते हैं कि हम ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं, ग्रामर रूल्स को रटने की कोशिश करते हैं, और उसको सेंटेंस फॉर्मेशन में लगाने की कोशिश करते हैं, बट इंग्लिश को ऐसे नहीं सीखा जाता है। तो देखिए, चाहे आप बेटर जॉब लेने की बात करो, या फिर आप कहो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की, इंटरेक्शन तो आपको चाहिए ही चाहिए होता है। इंटरेक्शन से मतलब है जहां पर आपसे एक या हो सकता है एंड नंबर ऑफ पीपल कम्युनिकेट करते हैं, आपसे बात करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, तो वहां पर आपको जरूरत होती है इंटरेक्शन की। इंग्लिश इज नॉट अ वन वे ऑफ लर्निंग। इंग्लिश में यहाँ पर आपको दूसरों की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मैं, मान लीजिए एग्जाम्पल आप ही लोगों का लेना चाहूंगा, कि मैंने इंजेक्शन लगाना तो सीख लिया, लेकिन अपने ही इंजेक्शन लगा रहा हूं मैं, क्या ऐसा होता है? नहीं, ठीक है। आप इंजेक्शन लगाना सीखते हैं क्योंकि आपको दूसरों को लगाना है। तो जब आप इंग्लिश को सीखते हैं तो इंग्लिश आप खुद के लिए नहीं सीखते हैं, इंग्लिश आप दूसरों से बात करने के लिए सीखते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेल्फ लर्निंग की, तो वहां पर इंटरेक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि आप बस बुक्स को लेके, नोट्स को लेके, मान लीजिए यूट्यूब से आप सीख रहे हैं या किसी भी तरह से आप सीख रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ लर्निंग जो है वहां पर इंटरेक्शन ना के बराबर होता है, और इंग्लिश में इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन सबसे बड़ा ये होता है सेल्फ लर्निंग का, कि यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। और इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट होता है कि कोई सही तरीका नहीं होता है प्रैक्टिस करने का, कि प्रैक्टिस कैसे करें। अब इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज सिमिलर टू मैथमेटिक्स। बस मैथमेटिक्स में ये होता है कि आप खुद से पेपर पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन होते हैं सेल्फ लर्निंग के। इज दैट क्लियर गाइस? ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। अब दूसरा जो मेथड है वो है इंग्लिश क्लासेस का। अब जो मेजरली हम लोग ऑप्शन चुनते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, वो होता है किसी क्लास को ज्वाइन कर लेना। अब कई सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं हर शहर में, हम ज्यादातर जो यही करते हैं, किसी क्लासेस को चुनते हैं जिससे कि हम अच्छे से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि सेल्फ लर्निंग जो है वो आप कह सकते हैं लीस्ट चूजन ऑप्शन है, सबसे ज्यादा या सबसे कम चुना जाना वाला ऑप्शन जो है वो सेल्फ लर्निंग है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका इंग्लिश क्लासेस के थ्रू, ठीक है। अब इसके पहले बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक व्यक्ति होता है, या आप कह सकते हैं एक से ज्यादा लोग होते हैं जो आपको एजुकेट करते हैं, जो आपको बताते हैं। तो आपको खुद से दिमाग नहीं मारना पड़ता है कि अच्छा इसका क्या बनेगा, इसका मैं कैसे यूज करूं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी समबडी इज टेलिंग यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सिस्टमेटिक लर्निंग होता है। क्लासेस में ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ लोगे, वो आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको सेंटेंसेस की नॉलेज दी जाएगी, ठीक है, उसके बाद उनका यूज करना सिखाया जाएगा, उसके बाद एडवांस सेंटेंसेस को यूज करना सिखाया जाएगा, उसके बाद कैसे आप और उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस को बोलने के लिए। तो एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको आप फॉलो करते हैं।
ठीक है। पीयर इंटरेक्शन होता है, पीयर इंटरेक्शन से मतलब है यानी कि आप अपने सीनियर से वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, अपने फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, या वो लोग जो ऑलरेडी वहां से पढ़ चुके हैं या जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो वहां पर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, नए टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके पास ओपन रहता है इंग्लिश क्लासेस में, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। मान लो आपको कुछ डाउट है तो आप अपने सीनियर से जाके पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या जो भी आपको एजुकेट कर रहे हैं आप उनसे इसके बारे में सीख सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं कि इंग्लिश क्लास में। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं? ऐसा नहीं है इंग्लिश क्लास परफेक्ट होता है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। मान लो 1.5 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटे में आपको समझना है, नहीं समझ पा रहे हो तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। मतलब 1.5 घंटा है तो 1.5 घंटा ही है, उसके बाद वो आपको 5 मिनट भी नहीं देंगे, ठीक है। रिवीजन जो होता है बहुत लिटिल होता है, ठीक है। रिवीजन का इन द सेंस यहाँ पर जिस तरह से वो सबको कराते हैं। अच्छा, क्लासरूम लर्निंग में क्या होता है ना, एक चैलेंज ये आता है कि वहां पर देखिए हर बच्चे का समझने का जो पेस होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है जिस चीज को आप 10 मिनट में समझ लेते हो, मुझे वो चीज समझने में 20 मिनट लगते हो, या मुझे एक दिन लग जाता हो, क्योंकि मैं उतना अच्छे से सोच नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो हर बच्चे का समझने का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन वो जो रिवाइज कराते हैं उनका तरीका सेम होता है, वो एक ही स्पीड पर रिवाइज कराता है। अच्छा, कल क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था वुड हैव, कुड हैव। अब आप तो इसी में कंफ्यूज हो गए, वुड हैव, कुड हैव क्या था सर, मैं तो याद भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीजन जो है बहुत लिमिटेड होता है। फास्ट पेस्ड होता है, जैसा कि हमने बात की, बहुत तेजी में उन्हें, क्योंकि 1.5 घंटे में सब कराना है, 1.5 घंटे में उन्हें रिवाइज भी कराना है, 1.5 घंटे में आपको आगे का भी समझाना है। अब वो टाइम हो सकता है 2 घंटे हो जाए, या हो सकता है वो 1 घंटा ही रह जाए, दैट डिपेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन सपोर्ट नहीं होता है पीयर्स से। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑपोजिट हो रहा है, मतलब बेनिफिट्स में अगर आप देखो तो पीयर इंटरेक्शन है, और आप यहाँ पर लिख रहे हो कि ओपन सपोर्ट नहीं होता है। तो पीयर इंटरेक्शन देखिए, आपका कोई सीनियर है मान लीजिए, तो उसके पास आप गए अपनी प्रॉब्लम को लेके, या मान लीजिए आप टीचर के पास ही गए जो आपको सिखा रहे हैं, आप उनके पास गए, आपने पूछा सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो टॉपिक आपको एक बार समझा देंगे, वो आपको 2 बार समझा देंगे, तीसरी बार कहीं ना कहीं आप खुद हेजिटेट करोगे उनके पास जाने में, ठीक है। तो ओपन सपोर्ट नहीं होता है, और वो भी कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं आपको बार बार समझाने में। क्योंकि अगर ये चीज आप मानो या ना मानो, आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी क्लासेस को ज्वाइन किया होगा। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो उनके पास 1 से 2 घंटे का समय होता है, उसमें उन्हें पढ़ाना भी है, उन्हें रिवाइज भी कराना है, ठीक है। अब जिस तरह से उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, ऑब्वियस सी बात है उसी तरह से वो आपको रिवाइज भी करेंगे। तो जब आपको पढ़ाने में समझ में नहीं आया तो आपको रिवाइज कराने में समझ में कैसे आ जाएगा, क्योंकि पढ़ाने वाला व्यक्ति वही है जो आपको रिवाइज करा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 बार पूछने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है, और फिर हम हाँ सर ठीक है समझ में आ गया करके वापस आ जाते हैं, बट समझ में कुछ आता नहीं है। ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ तो होता था, आई होप आई गेस आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो बार बार आप भी नहीं पूछ पाते हो हेजिटेशन के चलते। तो ओपन सपोर्ट नहीं होता है पीयर्स की ओर से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉस्टली होते हैं क्लासेस। आप सभी जानते होंगे कि किसी भी क्लास को अगर आप ज्वाइन करो तो मिनिमम अमाउंट आप मान के चलिए 6,000 जो है वो मिनिमम अमाउंट है, वो आपको पे करना ही करना है, डिपेंड करता है कि किस सेंटर को आप ज्वाइन करते हैं। तो कॉस्टली होता है गाइस, ठीक है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है वो 6,000 आपको यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, जो कि डिपेंड करेगा कि किस इंस्टीट्यूशन को आप चूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस भी बढ़ता चला जाता है, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगला है थ्रू ऑनलाइन लर्निंग। अब ऑनलाइन लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो यहाँ पर लेस इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी से हमारा क्या मतलब है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता है कि आपको 1 घंटे में सब कुछ समझ लेना है, आपको 1 घंटे में इस हिसाब से पढ़ना है कि सब कुछ आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने सोफे पे बैठ के चाय का कप लेके साथ में बिस्किट रख के कॉपी लेके आप आराम से पढ़ सकते हो, सिप लेते हुए। कोई भी वहां पर आपको परेशान नहीं करेगा, ना ही आपको कोई टोकेगा कि अरे आपने चाय क्यों पी ली, या आप तो स्लीपर में बैठे हुए हैं या शॉर्ट्स में बैठे हुए हैं। तो आप अपने कंफर्ट के साथ में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। इजियर अटेंडेंस होता है, इजिली कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि 9 बजे एग्जैक्टली वहां पहुंच जाना है। आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के दौरान आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी मान लीजिए किसी दोस्त के यहाँ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इजी टू अटेंड होता है, सेल्फ पेस्ड होता है। अब यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई, 20 सेकंड 30 सेकंड पीछे चले जाते हैं
और उसको दोबारा से सुनता है, अच्छा ये बताया सर ने, अच्छा ये बताया है। तो सेल्फ पेस्ड होता है, ऐसा नहीं कि एक बार बोल गए तो दोबारा बताएंगे नहीं। आप पीछे जाइए, 30 सेकंड पीछे जाइए, 50 सेकंड पीछे जाइए, दोबारा से उस चीज को आप समझ सकते हो। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक सेवी होता है। टेक सेवी का हमारा यहाँ पर मतलब है टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। तो आप इजीली टेक्नोलॉजी को, हम सभी यूज करते हैं, मोबाइल फोन हम सभी यूज करते हैं, लैपटॉप्स भी ज्यादातर लोग यूज करते होंगे। तो टेक सेवी होता है, इजी टू यूज होता है, आप आराम से उसे यूज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं? एक ही रिस्ट्रिक्शन होता है जो कि होता है लेस सोशलाइजिंग। यहाँ पर सोशलाइज करने का जो ऑप्शन होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, लेस सोशलाइजिंग को। क्लियर है? ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आता है थ्रू प्रैक्टिस। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो एक लेवल तक अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर चुके हैं, लेकिन और ज्यादा एक एक्सेलेंस लेकर आना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रिंग एक्सेलेंस टू देयर इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहां पर जो है एक प्रैक्टिसिंग का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस में आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हो। जैसे मैं क्या करता था, मान लीजिए मैं बस में बैठा हूं, तो बस में मेरे दिमाग में चल रहा होता था कि इसको मैं कैसे बोलूं, इसको मैं कैसे बोलूं, हाउ शुड आई से दिस सेंटेंस। या आपने बोला अरे पतंग कट गई, तो पतंग कट गई मैं कैसे बोलूं इंग्लिश में। तो आप कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। या मुझे मान लीजिए पेशेंट को जो है अटेंड करना है, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है। तो आप कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं काम करते हुए। ये ऑप्शन होता है आपका प्रैक्टिसिंग का। ठीक है। अब दूसरा क्या है, लर्न और प्रैक्टिस आप दोनों एक साथ कर सकते हैं ये। ठीक है। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं सीखने की। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कैसे होती हैं? तो जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, आप कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। अब इंग्लिश, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, आप चाहे इंग्लिश सीखो, आप किसी भी लैंग्वेज को सीखो, उसमें क्या होता है कि आपको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना होता है अपने आप को। अगर आप सोचो कि मैं एक क्लास अटेंड कर लेता हूं, उस क्लास को अटेंड करके मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज। अच्छा हिंदी है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं आपको पूरे दिन हिंदी नहीं बोलना है, तो आपके साथ क्या होगा? ठीक है, क्या आप रह पाओगे? मन में तो सोचोगे, भले ही आप मान लो मौन व्रत रख लेते हो, लेकिन मन में आपके थॉट्स आते रहेंगे। सिमिलरली लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो आपको मन में सोचना सीखना होता है। अगर मन में एक बात आ गई है तो आप उसको बोल तो दोगे, लेकिन मन में ही अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए मैं किसी से बोलूंगी यार एक गिलास पानी मंगा दो मुझे, ठीक है, अब मन में मैं सेंटेंस ही नहीं बना पा रहा हूँ कि एक गिलास पानी मंगा दो, तो मैं उसको बोलूंगा कैसे? तो लैंग्वेज सीखने का मतलब होता है कि मन में आप उस चीज को सोच पा रहे हो। ठीक है। इसी के लिए हमें खुद को ट्रेन करना होता है, और जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिसिंग के थ्रू सीखते हैं, तो वहां पर आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं सीखने की। ठीक है। और यहाँ पर फास्टर लर्निंग भी होती है। फास्टर लर्निंग कैसे? अब आप पूरे दिन में सोच रहे हो अलग अलग चीजों के बारे में कि ये ऐसे बोलना चाहिए, ये ऐसे बोलना चाहिए, या इसको कैसे बोलूं, इसको कैसे बोलूं, तो आप बेसिकली बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने 1 घंटे का सेशन लिया, 2 घंटे का सेशन लिया, इट्स अबाउट कि कितना ज्यादा आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? तो रिस्ट्रिक्शन एक ही होता है, लेस कोऑपरेशन विद अदर्स। ठीक है। अब मान लीजिए आप जो है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं अपने घर में। ठीक है, मतलब आप अपने घर में आप ही हो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, और बाकी लोगों को इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आपके पास जो है दूसरों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। या मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जहां पर सभी लोग इंग्लिश को बोलते हैं, समझते हैं, बाहर मतलब उनका लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छा है, तो वो इतना ज्यादा कोऑपरेट आपके साथ ना करते हो, या अपना इतना आपको टाइम ना देते हो कि आप उनके साथ में चीजों को बैठकर रिवाइज कर पाए या प्रैक्टिस कर पाए या खुद को करेक्ट करा सके। तो ये एक आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है प्रैक्टिसिंग के दौरान में। ठीक है। अब सवाल उठता है कि दोस्तों जब आप किसी क्लास को या स्पोकन लैंग्वेज कोर्स को चुनते हैं, तो आपको वहां पर क्या क्या देखना चाहिए? ठीक है। आप मान लीजिए जैसे इट इज सिमिलरली कि आपको किसी ड्रेस को चुनना है, तो ड्रेस को चूज करते समय आप उसमें क्या क्या देखोगे, ऐसे ही जब आपको किसी कोर्स को या क्लास को चुनना होता है, तो आपको उसमें क्या क्या देखना चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगा कि आपको अगर किसी कोर्स को चुनना है, तो आप उस कोर्स में क्या क्या स्पेशलिटीज देखेंगे, क्या क्या ऐसी बातें देखेंगे जो कि उस कोर्स में होनी चाहिए, जिसको देखकर आप ज्वाइन करेंगे। देखिए पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, तो जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे आपके लिए भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा आगे चलकर बेनिफिशियल रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए आपको क्या क्या देखना चाहिए किसी भी क्लास को या कोर्स को ज्वाइन करते समय। तो आपको देखना है कंटेंट। अब कंटेंट काफी हद तक सेम होता है, कहीं पर कुछ चीजें ज्यादा ऐड कर दी जाती हैं, बट वो होता वही है।
बस उसका नाम दे दिया जाता है। कंटेंट से हमारा मतलब है, कंटेंट इन द सेंस इज कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, ठीक है। फैकल्टीज कौन है जो आपको सिखाएंगी, यानी कि वो कौन लोग हैं जो आपको एजुकेट करेंगे, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है जहां पर आप सीखने वाले हैं, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, आप कितनी इजीली चीजों को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। क्या वहां पर Q&A सेशन आपके लिए अवेलेबल रहता है, क्वेश्चन आंसर सेशन, और स्टडी मटेरियल आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको चीजें जरूर देखनी चाहिए जब भी आप किसी कोचिंग, किसी क्लास या किसी सेंटर को ज्वाइन करते हैं, किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं। अब इसमें भी क्या देखना चाहिए स्पेसिफिकली, मतलब कंटेंट तो सेम ही होता है, कंटेंट में आप क्या देखोगे, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपको देखना है कि यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, वो आपको देखना चाहिए। इसके बाद फैकल्टीज के बारे में आपको जानना चाहिए कि फैकल्टी कौन है, कितना टाइम हो गया है उनको पढ़ाते हुए, इससे पहले वो क्या थे, क्या कर रहे थे, थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर लेना चाहिए, ठीक है। उनका वे ऑफ टीचिंग कैसा है, कैसे पढ़ाते हैं वो, कितने ज्यादा इंप्रेसिव है या कितना इजीली चीजों को समझाकर पढ़ाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर समझना चाहिए वे ऑफ टीचिंग के बारे में। एनवायरमेंट, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए 30 लोगों के बैठने की जगह है और वहां पर 40 लोगों को बिठा रखा है, ठीक है। या मान लीजिए 15 ही चेयर पड़ी हुई है और वहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं, या दूसरे बैच को भी लाकर वहीं पर बिठा दिया है। कई सेंटर में ऐसा होता है कि बैच को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्राउडेड वो हो जाता है। बहुत ज्यादा शोर तो नहीं है, ऐसी जगह तो नहीं है जहां बहुत ज्यादा शोर होता हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती हो, ठीक है। ऐसा तो इशू नहीं कि वहां पर विजिबिलिटी के इशू हो, ठीक है। लाइटिंग इतनी प्रॉपर ना हो, या आपको वहां पर जो है प्रॉपरली चीजों को देखने में दिक्कत होती हो, तो ये आपको देखना चाहिए। और सराउंडिंग कैसी है वहां की, ठीक है, आसपास का एरिया कैसा है, लोकेलिटी कैसी, क्या वो जगह पढ़ने लायक है भी या नहीं। तो ये कुछ चीजें आपको एनवायरनमेंट में देखनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, क्या टाइम फ्रेंडली है आपके लिए, ठीक है, क्या आप उसे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है आपको 20 किलोमीटर ट्रेवल करके जाना पड़ता हो, या मान लो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती हो सेंटर को, सॉरी जो भी आपके क्लासेस हैं उसको अटेंड करने में, टाइम आपको इतने अच्छे से ना मिल पाता हो चीजों को अटेंड करने में। उसके अलावा जो मॉड्यूल है आपके, क्या वो एक्सेसिबल है मल्टीपल टाइम्स। एक्सेसिबल से दोस्तों हमारा मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका क्लासरूम लर्निंग है, ठीक है। क्लासरूम लर्निंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपको आज कुड सीखना था या आपको शुड सीखना था, ठीक है, सॉरी। तो आपने शुड को वहां पर सीख लिया, क्या आप अगले दिन अपने टीचर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फिर से आपको शुड पढ़ाएं? तो शायद वो पॉसिबल ना हो, आपको रिवाइज जरूर करा सकते हैं वो, या हो सकता है कि आप जो है 2 दिन अटेंड नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो क्या दोबारा वो आपको वो चीजें पढ़ाएंगे? तो ये एक्सेसिबिलिटी होती है, तो ये चीज शायद आपको वहां पर ना मिले। तो क्या आप उस चीज को दोबारा से देख पा रहे हैं, दोबारा से पढ़ पा रहे हैं, वो हमें यहाँ पर देखना होता है। क्या वो लर्नर पेज सेंटर्ड है, क्या वो आपके अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं या वो अपने अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है कि उन्हें बस पूरा कराना होता है सिलेबस को, जो भी सिलेबस है, जो भी कंटेंट है, उसको उन्हें पूरा कराना होता है, चाहे वो 1 महीने में कराएं, वो 10 दिन में कराएं, वो 15 दिन में कराएं। तो वो क्या हो जाता है, वो लर्नर सेंटर्ड नहीं रह जाता है, ठीक है, वो फैकल्टी सेंटर्ड हो जाता है। अब लर्नर को क्या होता है, वो क्लास अटेंड करता है और ज्यादातर चीजें ऊपर से निकल जाती हैं, और 1 महीने बाद आपको या 2 महीने बाद आपको पता चलता है कि सर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया, एंड आई होप आप लाइफ में अच्छा करेंगे। ये ग्रीटिंग के साथ आपको टाटा बोल दिया जाता है, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, लर्नर पेज सेंटर्ड होना चाहिए। वहां पर एक्सेसिबिलिटी आपको ये होनी चाहिए कि दोबारा से आप चीजों को अपनी पेज पर समझ पाए, ठीक है। Q&A सेशन बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि डाउट्स, जब आप किसी चीज को समझेंगे आपके डाउट्स भी वहां पर आएंगे। तो डाउट्स को सॉल्व करने के लिए वहां पर कितने Q&A सेशन होते हैं, क्या आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, कितनी बार पूछ सकते हैं, क्या 1-to-1 इंटरेक्शन वहां पर होता है। अब मान लीजिए 10 बच्चे या 10 जो भी स्टूडेंट है वो एक साथ अपने फैकल्टी के पास पहुंच गए और 10 को 10 अब वहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां पर आप अपने क्वेश्चन को पूछ नहीं पाते हो, या हेजिटेशन के चलते कई बार हिम्मत भी नहीं होती, करे पता नहीं लोग सोचेंगे ये तो बहुत सिली क्वेश्चन है, या तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया, ये भी माइंड में थॉट आते हैं हमारे, ठीक है। तो 1-to-1 इंटरेक्शन वहां पर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप जो है अपने फैकल्टी से जाकर, या आपके जो भी सीनियर हैं, आपके जो भी मेंटोर्स हैं, उनसे 1-to-1 आप चीजों को डिस्कस कर सकें और चीजों को वहां पर समझ सकें, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको क्या दिया जाता है, स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी होता है। अब चाहे वो हार्ड कॉपीज के फॉर्म में हो, सॉफ्ट कॉपीज के फॉर्म में हो, डिस्क या पेन ड्राइव के थ्रू आपको दिया जाता हो, या फिर LMS भी होता है कई जगह,
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ये प्रोवाइड करती हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस होता है। तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, किस मेथड के थ्रू आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, क्योंकि सेशन आपका कितना मैक्सिमम 2 घंटे का होगा। 2 घंटे के बाद अगर आपको चीज को समझना है तो आप कैसे समझोगे? तो हो सकता है वही सेशन की आपको वीडियो लेक्चर मिल जाए पेन ड्राइव में या डिस्क के थ्रू, या आपको एलएमएस पर वो चीज शेयर कर दी जाए, आपको ईमेल कर दिया जाए, या आपको उसी चीज का जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी मिल जाए। तो स्टडी मटेरियल भी वहां पर आपको इंश्योर करना होता है कि वहां पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा हो, और ऐसा ना हो कि सिर्फ आपसे नोट्स बनवाया जा रहा हो कि आप नोट्स बनाइए और उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए और ये भी आपको वहां पर इंश्योर करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आपको क्या लगता है कि अगर आप एक परफेक्ट कोर्स अपने लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या ऐसे परफेक्ट कोर्स को ढूंढना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट लगभग कितनी होगी? मैं आप सभी से सुनना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है एक परफेक्ट कोर्स अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी लगभग? मिनिमम जो, अगर आप एक स्ट्रक्चर की बात करें, आज के समय में जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा पुअर होता है। ठीक है, क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर होता है और वहां पर आपका जो टाइम है उसको कंप्लीट कराना होता है उन्हें एक्चुअली। जैसे मान लीजिए आपका 2 मंथ्स का कोर्स है, तो उन्हें 2 मंथ्स को कंप्लीट कराना होता है। आप कितना आउटपुट दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं वो इतना उन्हें मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, बट जो लीस्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा लीस्ट होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो चार्जेस होते हैं वो अराउंड 6,000 होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वो आपका 50,000 तक भी जा सकता है, वो आपका 1 लाख तक भी जा सकता है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, कैम्ब्रिज अपना खुद का कोर्स कराता है स्पोकन इंग्लिश ट्यूटर का, तो उनका जो कॉस्ट है दोस्तों वो 80,000 रुपए है कैम्ब्रिज का। और वो बहुत लंबा सेशन नहीं, मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन का एक सेशन कराते हैं, कैम्ब्रिज की ओर से कराया जाता है। तो वहां पर लगभग 80,000 रुपए उनका कॉस्ट है इंडियन रुपीज में, और 10 से 15 दिन का वो कोर्स होता है। तो डिपेंड करता है, एग्जैक्टली मैं बात एग्री करूंगा यहाँ पर मानसी जी से कि डिपेंड करता है कि किस जगह आप ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। तो नॉलेज साथी दोस्तों जल्दी ही एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है लर्निंग अबाउट स्पोकन इन प्रोफेशनल इंग्लिश स्किल्स। ठीक है, अब ये जो कोर्स है दोस्तों अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, बट जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी तरह की रिक्वायरमेंट जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो सभी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपकी फुलफिल होंगी, और वो सभी कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा जो कि अभी तक मैंने बताया भी नहीं है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो क्या क्या इस कोर्स में एक बार वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखा है जिससे कि इजीली आप लोग रिलेट कर पाए। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश जो हम बोलते हैं, बेसिक लेवल इंग्लिश होता है और एक होता है एडवांस लेवल इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश वर्ड बोलने के सही तरीके, योर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आपका जो टोन होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेंटेंस बनाना आप यहाँ पर सीखेंगे बिना ग्रामर रूल्स में उलझे। अक्सर जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है ग्रामर में ही अटके रह जाते हैं, ग्रामर के रूल्स में ही। अच्छा आप लोग सोचो, हम वी स्टार्ट स्टडीइंग इंग्लिश एट वेरी अर्ली एज। ठीक है, आई गेस 4 to 5 ईयर की एज में हम इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर देते हैं, एंड वी कीप ऑन स्टडीइंग टिल द टाइम वी कंप्लीट आवर 12th 10+2, मतलब 10+2 तक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो 10+2 तक हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, बट डिस्पाइट दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन दैट वी फेल टू स्पीक इन इंग्लिश, जबकि हम लगभग 10 से 12 साल देते हैं इंग्लिश को सीखने में। शुरू से ही आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, बल्कि नर्सरी से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं इंग्लिश को, और 10+2 ऑनवर्ड्स भी कंटिन्यू करते हैं कई बार। तो ग्रेजुएशन में कई बार ऐसा होता है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसके बाद भी हम क्यों नहीं बोल पाते? रीजन क्या है? रीजन यही है कि माइंड जो है वो ग्रामर में ही रह जाता है, ग्रामर रूल्स में ही रह जाता है, और बोलने के ऊपर कभी फोकस जाता ही नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना आप सीखेंगे विदाउट गेटिंग स्टक इन द ग्रामर रूल्स। सिंपल जो टॉपिक्स होते हैं उनको आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन कैसे आपको देना चाहिए, हाउ यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू समवन एल्स, स्पेशली इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें, इंटरव्यू के दौरान हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर आप कैसे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कैसे आपको करना चाहिए किसी को, अब काम कराना है तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, या आप सीनियर हो तो आप ऑर्डर भी दे सकते हो, ऑर्डर कैसे दोगे, किसी को इनवाइट कैसे करोगे, किसी को एडवाइस कैसे आप दोगे। बेसिक सी चीजें हैं, सुनने में इजी लग रहा है लेकिन कई लोग इसी में चैलेंजेस फेस करते हैं।
ठीक है। किसी से काम करवाना है तो आप कैसे बोलोगे, काम कराना है तो आपको वही बटर तो करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द बटरिंग, ठीक है। उसके अलावा कुड वुड शुड जैसे वर्ड का यूज आपको कैसे करना है, इंग्लिश बोलते हुए कॉमन मिस्टेक्स कैसे ठीक करें। कई बार क्या होता है ना, सेल्फ असेसमेंट जो होता है बहुत जरूरी होता है, आप लोग बेटर जानते होंगे सेल्फ असेसमेंट के बारे में। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी होता है, और सेल्फ असेसमेंट इंग्लिश बोलते हुए भी बहुत जरूरी होता है, नॉट ओनली इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो सेल्फ असेस कैसे करें, कैसे जाने की मैंने गलती कर दी या मुझसे कुछ गलत हो गया, वो आप यहाँ पर समझ पाओगे, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हमने बात की, इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। अब ज्यादातर लोगों को तो यही प्रॉब्लम आता है कि सारे रूल्स आते हैं, ग्रामर के A to Z रूल्स आते हैं, कोई सा रूल आप पूछ लो, सारे रूल्स पता है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है बोलने का। बोलेंगे तो ऐसा लगता है अरे यार ये रूल तो मुझे पता था, मैं कैसे गलती कर गया, ये मुझसे गलत कैसे निकल गया, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो बड़ी वजह यही होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वी लैक द कॉन्फिडेंस, and that is the reason that we fail to speak or we fail to translate into action, ठीक है। बड़ी वजह यही होती है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर इफ वाले कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बोले जाए, क्या होगा अगर यू नो आप कुछ खरीद लो, आप ताजमहल चल खरीद लो, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो आप कैसे यूज कर सकते हैं वो भी आप सीख पाओगे। एडिशनल लर्निंग क्या रहेगा इसमें, तो इसमें आप ईमेल राइटिंग के बारे में सीख पाएंगे, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोगों को ईमेल राइटिंग में चैलेंजेस आते हैं कि ईमेल की शुरुआत कैसे करें, ईमेल में बीच का पोर्शन क्या होना चाहिए और ईमेल को एंड कैसे करें। अब ईमेल राइटिंग में भी कई तरीके के फॉर्मेट्स आते हैं, बिजनेस फॉर्मेट अलग होते हैं, इनविटेशन के फॉर्मेट अलग होते हैं, किसी को आपको मान लो अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है तो उसके फॉर्मेट अलग होते हैं, तरीके शुरू करने के और लिखने के अलग होते हैं। तो ईमेल राइटिंग के बारे में यहाँ पर आप समझ पाओगे, ठीक है। लेटर या एप्लीकेशन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, प्रेजेंटेशन देना है तो कैसे दोगे, मान लीजिए आप एक ऐसी डेजिग्नेशन के ऊपर हैं जहां पर आए दिन आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है या आपको आए दिन प्रेजेंटेशन देना पड़ता है डेटा के ऊपर, तो वो डेटा को आप मान लो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना है तो कैसे दोगे, वो आप यहाँ पर सीख पाओगे। किसी को कन्विंस कराना है अपनी बात को तो आप कैसे कन्विंस करा पाओगे इंग्लिश में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरव्यू प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर पाओगे, क्योंकि बेटर सैलरी लेनी है तो इंटरव्यूज को क्रैक करना पड़ेगा, और इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन आप कर पाओगे। और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, फोन पे जब हम बात करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें पता होती हैं लेकिन हम उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उतना फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अगर हम इंग्लिश की बात करें। तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करने के कुछ तरीके होते हैं जिनको आपको माइंड में रखना होता है, अगर आप उन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे फोन के ऊपर भी, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन देना और एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है किसी के टेलीफोनिक स्किल्स बहुत अच्छे हों और हो सकता है किसी के प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छे हों, तो इन दोनों में जो है एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आप कैसे करोगे इंग्लिश में, वो भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ अगला अदर चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइव सेशन रहेंगे, वीकली लाइव सेशन, जिसमें आप जो है अपनी चीजों को पूछ पाएंगे, डायरेक्टली चीजों को समझ पाएंगे, आपके जो भी डाउट हैं 1-to-1 आप इंटरेक्शन कर पाएंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सभी चीजें आप समझ पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अदर जो नए टॉपिक्स हैं वो भी आपको काफी हद तक सीखने को मिलेंगे वीकली सेशन में। ये वीकली सेशन आपके 2 दिन रहेंगे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो संडे को ज्यादातर लोग फ्री रहते हैं तो संडे को इसलिए इजी हो जाएगा आपको अटेंड कर पाना, तो वीकली 2 सेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब रही बात हमारे कोर्स की, ठीक है, वापस मैं एक बार कोर्स पे आना चाहूंगा। तो ये जो कोर्स है हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, 1 जुलाई से दोस्तों हमारे ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो आप में से जो भी लोग हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है इसका कॉस्ट क्या है, ठीक है, इसका कितना महंगा है, कितने का होगा ये कोर्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस कोर्स का जो कॉस्ट है, इट इज जस्ट रुपीज, मैं आपको नीचे बता देता हूँ, इट इज जस्ट ₹999, ठीक है। 999 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी एडिशनल पे नहीं करना होगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर शेयर की जाएंगी, चाहे वो डेटा हो, स्टडी मटेरियल हो, लाइव सेशन हो, Q&A सेशन भी आपको दिए जाएंगे, सैटरडे संडे 2 लाइव सेशन रहेंगे, बाकी आपको हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे जिसको आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। उसमें भी क्लियर नहीं होता है तो वीकली सेशन में आप डायरेक्टली लाइव हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी क्वायरीज को लेकर। और
इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो लगभग 1 महीने रहेगा, 1 से 2 महीने के बीच में इसका ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन भी मिलेगा, यानी कि आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने कलीग से, अपने बैचमेट से, और इससे आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो ये जो कोर्स है जल्दी हम लॉन्च कर रहे हैं, 1 जुलाई से ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर। इन केस अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे मोबाइल ऐप या वेबसाइट को सॉरी मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, या आपने हमारे वेबसाइट को अभी तक विजिट नहीं किया, तो आप विजिट कर सकते हैं knowledgesathi.com को। ठीक है, ग्रुप में भी आपको इसका डिस्कशन मिल जाएगा, इसका सॉरी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे अदर कोर्सेज के बारे में भी सीख सकते हैं। ऐसे ही और भी सेशन दोस्तों लेकर आते रहेंगे डिफरेंट हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, और जिससे कि आपकी नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके। तो हमारी फैमिली के साथ में आप जुड़े रहें, नॉलेज साथी परिवार के साथ में, जिससे कि आपका जो लर्निंग है वो भी चलता रहे और हम भी आपके साथ में ग्रो करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।